बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँगा भारत कैसे पाकिस्तान के जो एक्स हैंडल्स हैं उन्हें बंद करता चला जा रहा है। किस्मत का खेल देखिए कि जेल से बैठा एक आदमी कैसे इतना रेलिवेंट हो गया। अलीमा खान ने इमरान खान से रब्ते के बारे में क्या कहा, और आलिया हमजा साहिबा ने भी वो सौदा ख़रीदने से इनकार कर दिया जो एस्टेब्लिशमेंट मार्केट में रख रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि ट्विटर के हैंडल बंद होते चले जा रहे हैं, और लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्स के अकाउंट्स हैं या ट्विटर के हैंडल्स हैं पाकिस्तानियों के जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडिया में, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। अभी मुझे भी एक 2 दिन पहले से आया हुआ था, अभी मैंने गौर किया कि जनाब मेरा अकाउंट भी वहाँ पे बंद कर दिया गया भारत में, और बहुत सारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं उनके भी बंद कर दिए गए हैं भारत में। जितने पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन तमाम के अकाउंट जो है वो इंडिया में बंद किए जा रहे हैं, और बड़े आराम से बंद कर देते हैं। सिर्फ ये कह देते हैं कि जनाब वहाँ पसंद नहीं है और उनको प्रॉब्लम हो रहा है, और ये बंद कर देते हैं, उनके कानून के खिलाफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत का इन्फ्लुएंस इन एप्लीकेशंस पे इतना ज़्यादा क्यों है। देखिए, उन्होंने इस पर एक लंबी इन्वेस्टमेंट की है। उनके लोग जो हैं वो, एक तो तादाद बहुत ज़्यादा है, मार्केट जो है वो 1.5 अरब की मार्केट है ऑलमोस्ट। उसके अलावा जो है उनके अंदर यूज़र्स बहुत बड़ी तादाद में हैं जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कारोबारी मफाद भारत के साथ वाबस्ता है। दूसरा, भारत जो है वो, उसके बहुत सारे लोग भारतीय शहरी इन एप्लीकेशंस के अंदर बड़ी अहम पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, और आजकल अमेरिका की हुकूमत में भी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर उनका इन्फ्लुएंस तो रहेगा ना, और वो बंद करवा सकेंगे, तो वो बंद करवा रहे हैं वो तमाम आवाज़ें। लेकिन ये एक बात तो कन्फर्म होती है इससे कि भारत नहीं चाहता कि जो उनके साथ हुआ, स्पेशली जो राफेल वाली कहानी है, स्पेशली जिस तरह नरेंद्र मोदी की एयरफोर्स को शिकस्त हुई है, जिस तरह नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करके रख दिया है पाकिस्तान के मीडिया ने, वो बातें भारत के शहरियों तक पहुंचे। भारत जो पहले प्रोपेगेंडा फैलाने का मास्टर था, अब वो परेशान है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली सच्चाई को रोके कैसे, और रोकने का तरीका यह है कि बैन कर दो। लेकिन अगर आप वीपीएन लगाएंगे भारतीय शहरी, तो हमें सुन पाएंगे, हमें देख भी पाएंगे। तो भारतीय शहरी जो सच सुनना चाहते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने भी जो वीडियो बनाई, बड़ी अच्छी उनकी टीम रिसर्च करती है। ध्रुव राठी बड़े लंबे अरसे से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाई उसमें मोदी नजर आया मुझे पहली मर्तबा। हालांकि वो मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, मोदी के खिलाफ बात भी करते हैं, लेकिन हकायक को इस तरह से तोड़ देना, मरोड़ देना, ये मैं देखता हूं कि ध्रुव राठी को ये करना नहीं चाहिए था। मेरी नज़र में बहुत सारे पाकिस्तानी जिनकी नज़रों में उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी वो ख़राब हो गई, और होने की वजह यह है कि नरेंद्र मोदी का जो घिसा पटा किस्म का बयानिया है वो उठा के उन्होंने पब्लिक कर दिया, और एक साइड सिर्फ पिक्चर की दिखाई, दूसरी साइड उन्होंने दिखाई नहीं, या वो दिखाना नहीं चाह रहे थे। देखिए, मुहिब्बे वतन हम भी हैं, आप भी हैं। जब भी कभी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई तो आपको चाहिए कि आप इंडियन फोर्सेज का साथ दें, उनके साथ खड़े हों। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी फोर्सेज का साथ दें, उनके साथ खड़े हों। तो अपने अपने मुल्क के साथ आपकी ये वफादारी का तकाजा होता है, लेकिन झूठ बोलकर नहीं, फ्रॉड करके नहीं। हमने आपके साथ फ्रॉड नहीं किया, हम आपको सादा सादा सीधा सीधा बता रहे हैं, और वो चीज़ें साबित हो रही हैं। लेकिन ध्रुव राठी ने जो कहानी सुनाई, पाकिस्तान को जैसे दहशतवाद साबित करने की कोशिश की, अब सेलेक्टेड किस्म के मुख्तलिफ एरियाज और पोर्शन उठा के, उन्हें लगता था जहां पे पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा सकता है वही लगाया गया, और वो सारे हकायक जो इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं या जो गंद इंडिया ने मारा उसके बारे में देखिए, तहकीकात भी नहीं हुई। आपने अटैक कर दिया इतने बड़े मुल्क के ऊपर, 2 एटमी कुव्वतें हैं, खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। लेकिन ठीक है, भारत और भारत का सोशल मीडिया और भारत की हुकूमत की जो हैंडलिंग है वो अब आपके सामने है। नाज़रीन, किस्मत का खेल देखिए कि एक शख्स जिसे इक़्तिदार में बैठाया गया जाली फार्म 47 के ऊपर, वो स्विमिंग पूल में बैठा और उसको सिर्फ इतला दी जा रही है कि ये हो रहा है और वो हो रहा है। उसे अंदाज़ा है कि उसकी औकात क्या है, वो जानता है कि उसको जो बताया जाएगा वही किया जाएगा, और ना वो किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत कर सकता है, ना कुछ बेहतर कर सकता है, ना कुछ बुरा कर सकता है। लिहाजा उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्विमिंग पूल में बैठा हुआ एक शख्स जिसे इख्तियार में तो बिठाया गया, लेकिन वो बेइख्तियार है, और दूसरा शख्स जिसे अडियाला जेल की एक काल कोठरी में बिठाया गया, वो इख्तियार से तो महरूम है, लेकिन इख्तियार उसी के पास है। मुबैना तौर पर जो अस्करी ज़राए से खबर बाहर आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने या उनकी फैमिली ने ऐसी कोई बात कही नहीं,
जो लोग इमरान खान साहब को जाकर मिले उनसे मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें किसी मुलाकात के बारे में नहीं बताया कि उन्हें आकर कोई सीनियर ऑफिसर मिला। ये बड़े रैंक का एक ऑफिसर मुबैना तौर पे बताया जाता है, क्लेम ये किया जाता है, और ये अस्करी जराए से खबर आती है, इमरान खान साहब नहीं कहते। तो मुबैना तौर पे वो खबर क्या कह रही है, जो नजम सेठी साहब हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान को वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी गई है और उनको बताया गया कि क्या हालात है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फड़ के तुम दो इंडिया में, ये नहीं मैं पंजाबी में आपको कह रहा हूं। इमरान खान ने पूरी सपोर्ट दी फिर उसके बाद मुबैना तौर पे, अगर तो ये खबर दुरुस्त है तो अंदाजा करें कि इख्तियार जो है वो जेल में बैठे हुए एक शख्स के पास है और इख्तियार जिनके पास है उनके पास इख्तियार नहीं है। जो जेल में है उसे ब्रीफिंग दी जाती है, उससे मदद मांगी जाती है, इस खबर के मुताबिक तो यही है। तो इख्तियार और इख्तियार में इतना फर्क है, और ये खबरें निकली भी एस्टेब्लिशमेंट के जराये से, मैं आपको फिर कंफर्म कर रहा हूं। नून लीग के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिस तरह ये खबर रिपोर्ट करवाई गई है ना, यानी इस खबर के अंदर, और मैं क्रेडिट दूंगा जर्नलिस्ट को जो खबर लेकर आते हैं। देखें ये उनका क्रेडिट है, वो लेकर आए। जुबैर अली खान साहब ने पहले बताया, बाद में नजम सेठी साहब ने बताया, लेकिन इसके जराए इमरान खान नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जराए इसके सरकारी है और बंदा भी सरकारी जाकर मिला है और तगड़ा बंदा मिला है जाकर। अब जो सदर है वो बीच में से गायब है, यानी इस सारी लड़ाई में किसी ने आसिफ अली जरदारी जो सुप्रीम कमांडर है फोर्सेज का, उसको पूछा ही नहीं करना क्या है, ना उसने बताया ना उसको पूछा। वो आज निकल के कहीं में गुजरावाला के आसपास दिखाई दे रहे हैं, यानी सदर जरदारी गुजरावाला छावनी पहुंचे, आर्मी चीफ को भी वहां आना पड़ा, वो भी है, और फौजियों से उन्होंने मुलाकातें की। मोहसिन नकवी वाज देयर। ये जनाब औकात है टोटल। इतने दिन आपका सदर गायब रहा, सुप्रीम कमांडर, और अब अचानक से निकलता है और आपको नजर आता है कहां पे, गुजरावाला कैंट में। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम नजर तो आए। मुझे तो शक था कि शायद नजर भी नहीं आएंगे, फ्रंट लाइन पे कहीं बॉर्डर पे ही लड़ते रहेंगे। तो ये आपके सदर है जिनको पूछा ही किसी ने नहीं पूरी लड़ाई में। नवाज शरीफ जिनको किसी ने घास ही नहीं डाली, कोई नहीं गया कि जाए और जाकर रायगढ़ में जाके ब्रीफिंग दे के आए कि मियाँ साहब लड़ाई होने लगी है, कौम के साथ खड़े हो जाए, या मियाँ साहब ये होने वाला है, आपकी ये सपोर्ट चाहिए। वो औकात ही नहीं है, एहसास कमजोरी का शिकार है वो भी, कि मैनू किसी ने पूछा ही नहीं, और जाली क्रेडिट लेने की बार बार वो कोशिश कर रहे हैं। वो मैं बताता हूं आगे जाके आपको। और एक तरफ वो शख्स जो जेल में है उससे जाके वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी जा रही है बकौल नजम सेठी के। इस चीज ने नून लीग को तबाह करके रख दिया, परेशान करके रख दिया। वो परेशान है कि वो आदमी इतना रेलिवेंट है और इतना ताकतवर है, इस बात का तो उन्हें आइडिया है कि पब्लिक की ताकत उसके साथ है, लेकिन जो उसकी हैसियत है, जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है, वो भी इनके पास नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब ने ये सपोर्ट देकर पाकिस्तान को, और उनको देनी थी, क्योंकि पाकिस्तान को भी वो ऑन करते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है, ये उनको देनी थी, उनको यही करना था, उन्होंने वही किया। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा था, वो बयानिया हमेशा के लिए उन्होंने वार दिया। अलीमा खान साहबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये जो नजम सेठी वाली कहानी, अब ये जो खबर आई है, वो शख्सियत गई जाके इमरान खान साहब को मिले और जाकर उन्हें ब्रीफिंग दी जेल के अंदर। इस पे अलीमा खान साहबा ने कहा कि जी डीजी ISPR बताएं ना, वो आए और आकर बताएं। उन्होंने बिल वास्ता इसकी तरदीद एक तरह से कर दी कि जी आप ये छोड़ें जो खबर आ रही है, डीजी ISPR खुद बताएं कि कौन गया था इमरान खान साहब को ब्रीफिंग देने और क्या ब्रीफिंग दी गई। अब दो लोग ही कंफर्म कर सकते हैं ना, एक तो डीजी ISPR जिनका महकमा है जो ब्रीफिंग देता है, या तो वो कंफर्म कर सकते हैं कि जनाब इमरान खान को जेल में जाकर ब्रीफिंग दी, या इमरान खान साहब कंफर्म कर सकते हैं कि जनाब मुझे जेल में आकर ब्रीफिंग दी गई है और मैंने कहा ठीक है पाकिस्तान की खातिर आप करें, चढ़ जाए इंडिया पे, मैं आपके साथ हूं। तो ये दोनों में से एक चीज एक ही बंदा कंफर्म कर सकता है, अभी तक किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन अलीमा खान साहबा ने एक बात की है कि जब भी कभी इमरान खान साहब तहरीक का ऐलान करते हैं तो ये खबरें फैलाई जाती हैं कि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, पब्लिक को ठंडा रखने के लिए, तहरीक का मोमेंटम तोड़ने के लिए, कि पब्लिक जो है वो ठंडी हो जाए और इमरान खान साहब की रिहाई की खबरें फैलाई जाएं, मुज़ाकरात की खबरें फैलाई जाएं, बातचीत की खबरें फैलाई जाएं, बैकडोर चैनल्स की खबरें फैलाई जाएं। ये ट्रक की बत्ती है, ये बहुत सारे लोग अब यही कह रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी यही कहा। जुनैद अकबर साहब खैबर पख्तूनख्वा से क़यादत, उन्होंने भी यही कहा। अब अलीमा खान साहबा जो इमरान खान की बहन है वो भी यही कह रही हैं, जबकि जो आलिया हमजा साहबा है उन्होंने भी ये सौदा खरीदने से इनकार कर दिया। आलिया हमजा साहबा ने कहा कि इंडिया के साथ सीज फायर हुआ है तो फिर पाकिस्तान और इमरान खान के साथ भी सीज फायर होना चाहिए, लेकिन हालात और वाकयात इस तरफ इशारा नहीं कर रहे। उन्होंने भी कहा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा,
कि कोई सीज फायर हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा, होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सौदा खरीदने से उन्होंने भी इनकार कर दिया आलिया हमजा साहिबा ने, क्योंकि दूध का जो जला हुआ होता है ना, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, और ये सबको पता है। इतनी बार धोखा दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब एस्टेब्लिशमेंट या उनकी जानिब से बताई गई खबरों पर कोई भी यकीन नहीं करता, ना कोई यकीन करने के लिए तैयार है। अब मंगल को इमरान खान साहब की मुलाकात है, देखते हैं मुलाकात होने दी जाती है या नहीं। अगर मंगल को इमरान खान साहब की मुलाकात होती है और वो कोई बात करते हैं, तो वहां से कंफर्मेशन आएगी कि क्या वाकई कोई बात आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, या इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब का फिर एक बयान आया, और बड़ा तफसीली बयान आया, ये मेरे पास सामने पड़ा भी हुआ है। नवाज शरीफ साहब मिले हैं इरफान सिद्दीकी साहब से, सेनेटर हैं, तो वहाँ स्टेटमेंट जारी किया गया। वैसे नवाज शरीफ साहब के ज़्यादातर स्टेटमेंट या तकारीर इरफान सिद्दीकी साहब ही ये करते हैं मामला। उन्होंने कहा, बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म से वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाक भारत जंग में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म से सरजमीन वतन का दिफा किया। बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट का किरदार है, फिर मीडिया का किरदार है, और कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुशाइंद है। 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया अवाम के नुमाइंदों ने। ये नीचे करते करते मियाँ साहब का सारा स्टेटमेंट खत्म हो गया। मैं ढूंढ रहा था, ना लफ्ज़ है मोदी का, ना लफ्ज़ है RSS का, ना लफ्ज़ है भारत दुश्मन का, ये इस्तेमाल ही नहीं किया मियाँ नवाज शरीफ ने। अंदाजा करें आप, यानी दोस्त होना तो मियाँ नवाज शरीफ जैसा हो। इस जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है, ऐसा यार रोज नहीं मिलता। जिस वक्त पूरी कौम नरेंद्र मोदी और भारतीय फोर्सेस के ऊपर चढ़ी हुई थी और उन पर तनकीद कर रही थी, उनके ऊपर मीम्स बन रहे थे, उनका मजाक बन रहा था, तो उसका दोस्त नवाज शरीफ मैदान में आता है और वो कहता है, नहीं मेरी मीम्स बनाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, मेरे दोस्त को मत छेड़ो। यह है दोस्ती, यह है ताल्लुक निभाना। अगर इसमें कोई जानता है तो शरीफ खानदान जानता है। ना इनसे बेहतर किसी को दोस्ती करनी आती है, ना ताल्लुक निभाना आता है। सिर्फ सामने वाला बंदा ताकतवर होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, हुकूमत और इक्तदार में होना चाहिए। जैसा कि नरेंद्र मोदी मियाँ साहब ने मोदी का मजाक उड़ाने वालों को दावत दी कि यार मेरा मजाक उड़ा लो, मेरे दोस्त को कुछ ना कहो, मुझ पर मीम्स बना लो, मेरे दोस्त पर मीम्स मत बनाओ, मुझे मारो, मेरे दोस्त को मत मारो। ये भारत को और मोदी को नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी तारीख में याद रखी जाएगी। ये भुलाई जाने वाली कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। 3 दिन से मियाँ साहब पर मीम्स बन रहे हैं, लेकिन हद है कि उन्होंने अभी तक मोदी का, RSS का या भारत का दुश्मन का नाम नहीं लिया। उन्होंने खामोश होकर बैठे हैं। नया स्टेटमेंट है, उसके अंदर भी ये चीजें शामिल नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्योंकि खबरें आ रही हैं ना कि कुछ लोग अब छूट जाएंगे। कितना आप लटका सकते हैं जाली मुकदमात को। ये खातून रोक रही थी लोगों को कि मत जाओ, आगे मत जाओ, एक लेवल से आगे बढ़ के एहतजाज मत करो, रोक रही थी। उन्हें जेल में रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नवाज शरीफ को लगभग 60 से 70 हज़ार वोटों से शिकस्त दी हुई है, और वो नवाज शरीफ का जीना हराम करेंगी जिस वक्त बाहर आएंगी। ये बात नवाज शरीफ जानते हैं, और उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है कि यास्मीन राशिद साहिबा को किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर आने नहीं देना चाहिए। लेकिन बाहर तो वो आ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि आप जो जुल्म की काली रात है वो कितनी भी लंबी हो, एक वक्त आता है कि सुबह हो जाती। तो अब उन्हें बाहर तो आना है, और बाहर आके जो वो करेंगी वो फिर आप तब देखेंगे जब बाहर आकर वो अपनी एक्टिविटीज शुरू करेंगी। नाज़रीन, जो 9 मई के मुकदमात हैं, अब उनके अंदर एक चालान दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। तैयबा राजा साहिबा ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा, जी आज जेल ट्रायल के दौरान हमें चालान की कॉपियां दी गई। ये 900 सफ़ात पर मुश्तमिल झूठ का एक पुलंदा है, जिसमें सलीस उर्दू में 1 लाख लोगों के नाम शामिल कर दिए गए। लेकिन हर शख्स को जो कॉपी दी गई है, इसमें उस शख्स के मुबैना जुर्म की कोई तफसील दर्ज नहीं है। यानी जो कॉपी दी गई उसका जुर्म ही नहीं उसके अंदर है, और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत पेश किया गया है। तो फिर ये क्या चालान है भाई? चालान तो केस का ही होता है, इसने ये किया था
स्पेसिफिकली इसका ये जुर्म है, इस जुर्म के अंदर इस बंदे को ये सजा दी जाए। वो गोल मोल 900 सफ़े बना के पेश कर दिए जाके। ये जाली हुकूमत इस झूठ के पलंदे की फोटोकॉपियां बनाने पर करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है। अब हर समझदार शख्स खुद सोच सकता है कि अगर वाकई हालात ठीक हो रहे होते, इमरान खान वापस आ रहे होते या केसेस खत्म हो रहे होते, तो क्या इतनी बड़ी रकम इन झूठी कॉपियों पे खर्च की जाती? ये असल में लोगों को सजा दिलाने का इरादा रखते हैं। झूठे मुकदमात में मनसूबाबंदी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। जबकि सनम जावेद के शौहर अतीक रियाज साहब ने भी एक बात बताई। उन्होंने कहा जी कि बाकी सारी जेल में जो है वो कूलर लगा दिए गए हैं, हवा वाले, ठंडी हवा वाले, लेकिन जिस सेल में 8 खवातीन को सनम जावेद समेत बंद किया गया है वहां पे कूलर नहीं लगाया गया। और वो खवातीन अब सनम जावेद से शिकायत करती हैं कि आपकी वजह से हमें भी ये सहूलत नहीं मिली, हम भी गर्मी की ये तकलीफ और तंदूर जैसा ये सेल जो है इसको बर्दाश्त कर रही हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम पे बहुत गुस्सा है निज़ाम को, सिस्टम को, हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो गुस्सा हम पे भी उतर रहा है। तो सनम जावेद साहबा जो है उनको निशान इबरत बनाने के चक्कर में मजीद कैदियों को भी परेशान किया जा रहा है। मियाँ अकरम उस्मान साहब का स्टेटमेंट मैंने सुना। ये मियाँ महमूद रशीद साहब के रिश्तेदार हैं और फौजी अदालतों में इनको पकड़ा गया था, सज़ा दी गई है, अभी वो बाहर हैं, जैसे आबाद फारूक बाहर हैं। तो मियाँ अकरम उस्मान को मैं सुन रहा था, बड़ी तकलीफ दे कहानी उन्होंने बताई। लुब्बे लबाब ये है कि वो कहते हैं जी हमारे साथ दहशतगर्दों वाला सलूक हुआ है, सिविलियंस वाला सलूक नहीं हुआ। जो दहशतगर्द है बम फाड़ते हैं, हमले करते हैं, उस तरह का सलूक हमारे साथ हुआ है। ये मियाँ अकरम उस्मान साहब बता रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। नाज़रीन, जंग के बहाने जो है लोगों ने अपनी दिहाड़ियाँ भी लगाई हैं। और क्या दिहाड़ियाँ लगाई हैं मैं आपके सामने अब रखता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी ना, उस वक्त बड़ी खामोशी से और बड़े तरीके से चीनी महंगी कर दी गई। यानी 8 रुपये चीनी की कीमत मज़ीद अचानक से बढ़ा दी गई और अफ़गानिस्तान बरामद की वजह से रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 185 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के दौर में 100 रुपये कीमत होती थी ना, तो ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे, सारे छलांगे मारते थे, माइक लेके लोगों के मुंह में घुसेड़ देते थे कि बताओ चीनी महंगी हो गई। आज 185 रुपये किलो हो गई है। 1 रुपये चीनी किलो महंगी होती है ना, तो अरबों रुपया माफिया की जेब में चला जाता है। ये सारा जो माफिया, चीनी माफिया, ये सारे इक्तदार में बैठे हुए हैं। जितने चीनी माफिया वाले ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए, अपोजिशन में ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो हुकूमत को तो मौजे, चीनी महंगी होगी वो क्यों नोटिस लेंगे, पैसा तो इनकी जेब में जा रहा है। लिहाजा ये बहुत बड़ी डकैती पाकिस्तान पर मारी गई और अरबों रुपया चीनी माफिया की जेब में चला गया जिस वक्त पाकिस्तान और भारत की लड़ाई चल रही थी उस वक्त। नाज़रीन, इस वक्त तरजीहात के हवाले से एक और बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर है शहजाद अकबर साहब ने भी दी है और इंडियन मीडिया को आप देखें तो वहाँ पे भी आपको मिल जाती है। खबर ये है कि भारत ने एक बड़ी टीम बनाई है जिसमें ज़्यादा लोग अपने अपोजिशन के रखे हैं, हुकूमत के शायद 2 लोग हैं। और ये जो बड़ी टीम बनाई है इसकी ड्यूटी लगाई है कि ये दुनिया भर में जितने सफारतकार हैं या दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, दारुल हुकूमतों के अंदर जाकर वहाँ पे ब्रीफिंग देंगे इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के हवाले से और दुनिया की हमायत इंडिया के लिए हासिल करने की कोशिश करेंगे। भारत जो है वो सफारती महाज पे फौरी तौर पे सरगर्म हो गया, जबकि पाकिस्तान अभी जो है वो एयरफोर्स की दी हुई कामयाबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एयरफोर्स को कामयाबी दी उसका जश्न मना रहा है। भारत अगली तैयारी कर रहा है। याद रखिए, वो फौरी तौर पे पाकिस्तान के सारे मीडिया को भारत में ब्लॉक कर रहा है। ये बिला वजह नहीं कर रहा, वो उसे आइडिया है कि उसने आने वाले दिनों में जो करना है, उसने भारत के शहरियों को बेवकूफ़ बनाना है। अगर भारत के शहरी हमें सुन रहे होंगे तो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। एक तो वो कुछ करने जा रहा है जिसके लिए उसने पाकिस्तानी मीडिया सारा का सारा भारत में बंद कर दिया, सोशल मीडिया भी भारत में बंद कर दिया। नंबर 2, भारत आलमी सतह पे अपने लोगों को घुमा रहा है, फिरा रहा है ताकि इंटरनेशनली जितनी हमायत वो हासिल कर सकता हो वो कर ले। ये 2 चीज़ें बड़ी खौफनाक है। और नंबर 3, वो भारतीय हुकूमत या जो ओहदेदार हैं वो घूम रहे हैं तमाम मुसल्लह अफवाज के साथ और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं एक अगले अटैक के लिए। तो ये सारी चीज़ें इशारा देती हैं कि भारत मुमकिन तौर पे पाकिस्तान पे दोबारा कोई एडवेंचर कर सकता है, लेकिन दोबारा एडवेंचर करेगा तो पाकिस्तान को मिलकर इकट्ठे होकर फिर वैसा ही जवाब देना पड़ेगा जैसा जवाब पाकिस्तान ने पहले भारत को दिया था। एक बात बड़ी अजीब हुई नाज़रीन, और ये मैंने बल्कि इसको ट्वीट भी किया है, ये बहुत सारे लोग और भी ये नुक्ता उठा रहे हैं और ये बड़ा अहम नुक्ता है। भारत के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने एक दावा किया और ये दावा बड़ा अजीब है।
उन्होंने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था हमला करने से पहले कि हम फलां किस्म का हमला फलां किस्म की जगहों पे करेंगे, तो आपने बीच में नहीं आना। लेकिन पाकिस्तान बीच में आ गया। अब मामला यह है कि पाकिस्तान में भारत ने किसको बताकर हमला किया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि वो कौन था पाकिस्तान में जिसको भारत बता रहा था कि हम इस जगह पे अटैक करेंगे। तो क्या ये भारत ने फिर उसके बावजूद जब अटैक किया तो हम अटैक को पहले रोक क्यों नहीं पाए, ये भी सवाल उठना चाहिए। देखिए, आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी है, लेकिन आपको अपनी कमियों से, अपनी जहां जहां पे आप नाकाम हुए वहां पे आपको सीखना पड़ेगा कि भारत का जो पहला अटैक था उसको रोकने में हम कामयाब नहीं हुए। हालांकि हमारे पास पेशगी इतला बकौल भारत की उन्होंने दी हुई थी। तो ये हमें सीखना पड़ेगा और इस सवाल का जवाब ढूंढना भी पड़ेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।